किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, टाबरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखने वाला सगला दर्शकाने राम राम सा। भाई आपने सबने पता है कि अभी पोषण माह चल रहे है, ज्यां कि अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक एक अभियान चलायो है, स्वच्छता ही सेवा अभियान। ई के तहत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के माध्यम से आप संदेश देना चाहा कि अगर हर एक नारी स्वस्थ रहेगी तो भी को परिवार भी सशक्त हो सके है, क्योंकि आपने सबने पता है कि एक परिवार की जो धुरी है एक नारी पर ही टिकी है। अगर नारी स्वस्थ है तो आपने परिवार को सही तरीका से ध्यान रख सके, और यानी जो व्यक्ति खुशहाल है वही दूसरा ने खुशी भी दे सके है। जी हाँ, अगर आप सही पोषण ले रहे हैं तो खुद ब खुद स्वस्थ भी रह सका। हाँ, आज की चौपाल में यही विषय पर चर्चा करेंगे, यानी कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। और चर्चा करवा के लिए मैं आमंत्रित किया है मेघा सिंह जी ने, जो कि संयुक्त परियोजना समन्वयक हैं ICDSY। मेघा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है चौपाल में। बी के साथ ही मैं आमंत्रित किया है मुक्ता अग्रवाल जी ने, जो कि पूर्व गर्भावस्था पोषण विशेषज्ञ हैं यूनिसेफ माए और पूर्व प्रोफेसर रह चुकी हैं राजस्थान विश्वविद्यालय माए। मुक्ता जी, था को भी बहुत बहुत स्वागत है चौपाल में। और जिया कि आज की चर्चा में राखी है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहा मेघा जी कि जो आपने पोषण माह चल रहे हो इन्हें मनाबा के पीछे उद्देश्य का ही है? जी, इस वर्ष हम 8वां राष्ट्रीय पोषण माह मना रहे हैं, जिसे कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। ये माह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। जी, हर वर्ष इसको बहुत ही उत्साह से, बहुत ही व्यापक रूप से एक जन आंदोलन के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश भर में इसको बहुत उत्साह से मनाया जाता है। एक उद्देश्य रहता है इसका कि जन जन तक ये संदेश जाए, जो हमारे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनका पोषण और स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है, उसकी महत्वता को समझने के लिए ये पोषण माह मनाया जाता है। हर बार आपा को एक नई थीम के साथ शुरुआत करा, तो ई वर्ष की थीम का ही है? जी, हर वर्ष नई थीम्स होती हैं ताकि जो पोषण माह में कुछ ना कुछ एक संदेश हो, जो उस थीम के आधार इर्द गिर्द घूमे, उसका आधार बने। जी, तो इस बार 6 थीम्स भारत सरकार द्वारा दी गई हैं। जैसे कि पहली थीम है मोटापा कम करें, जिसमें कि मोटापा भी एक कुपोषण का रूप है। जी, तो अब मोटापे की समस्या भी बढ़ती जा रही है, तो ज़रूरी है कि मोटापे को भी कम किया जाए, जिसके लिए हमें कम तेल, कम चीनी एवं कम नमक का सेवन करना है। ये संदेश हमें लोगों तक पहुंचाना है। साथ ही इसमें दूसरी थीम है पोषण भी पढ़ाई भी,
जैसे कि हम जानते हैं आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों के लिए पोषण तो है ही, पर उसके साथ साथ उन्हें पढ़ाया भी जाता है, अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती है। तो पोषण भी पढ़ाई भी थीम है जी। अगला थीम है शिशु एवं बाल आहार प्रथाएं। जैसा कि हम जानते हैं एक शिशु को पहले 6 माह तक केवल स्तनपान कराना चाहिए, उसके बाद 6 महीने के बाद अन्नप्राशन बनाया जाता है। अल्पाहार अपन दे थोड़ा अल्पाहार, थोड़ा अर्ध ठोस आहार हम एक शिशु को देना शुरू करते हैं। तो उनके लिए हम उनको संदेश देते हैं। उसके बाद हमारा है वोकल फॉर लोकल। ये एक हमारा जैसे कि जो स्थानीय उत्पाद हैं उसका उपयोग करने के लिए, जो आपके स्थानीय ही जो उपलब्ध हैं उन चीज़ों को, उन खाद्य पदार्थों को उपयोग करने के लिए ये संदेश दिया जाता है। साथ ही एक थीम है पुरुषों की भागीदारी। इसके लिए मैं पृथक से बताना चाहूँगी कि राजस्थान ने पूरे देश भर में इस जिम्मेदार पुरुष अभियान की शुरुआत की। तो इस अभियान को पिछले वर्ष भारत सरकार द्वारा पोषण माह के दौरान सराहा गया और इस वर्ष पोषण माह की थीम में इसको सम्मिलित किया गया, जो राजस्थान के लिए एक उपलब्धि है जी। तो मतलब जितनी भी थीमा है वो अपना पोषण माह ने एक सुविधा देवे हैं, एक उद्देश्य देवे हैं कि ई बार आपा इतना कार्यक्रम करेंगे जिससे अपनी महिलावां जागरूक हो जाएं और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत भी हो जाएं और साथ ही साथ भी में पुरुषों की भी भागीदारी हो। जी हाँ कि मुक्ता जी, अभी आपा पोषण माह मना रहे हैं तो मन में सबका आई सवाल आवे कि भाई आपा रोज़मर्रा में जो भोजन ले रहा है वो संतुलित है, आपा भी से सारा पोषक तत्व ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपा में कोई कमी रह जाए, जिया कि एनीमिया की इस समय बात हुई है। तो आपसे आज जानना चाहूँ कि संतुलित भोजन ते आप क्या परिभाषित कर सको? परिभाषित करने के लिए संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें सभी पोषक तत्व शरीर की आवश्यकता के अनुसार उपस्थित हो जी, और उसके खाने से शरीर में न तो किसी पोषक तत्व की कमी हो और न ही अधिकता हो। अब हम ये देखते हैं कि अलग अलग भोज्य पदार्थों से हमें अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं। इसका मतलब हमें हमारे आहार में विभिन्न भोज्य पदार्थों का समावेश करना चाहिए। हम यदि देखें तो हमारे समाज में विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में जो खाना है वो अनाज आधारित है। थाली में ज़्यादा मात्रा में अनाज होता है और बहुत थोड़ी मात्रा में सब्जी या दाल होता है। तो जो हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, अन्य सब्जियां हैं जिनसे हमें विटामिन और खनिज लवण मिलते हैं, वो यदि हम सिर्फ अनाज और दाल या कोई एक सब्जी खा ली तो उसमें वो सभी पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। तो इसलिए पौष्टिक आहार हम उसे कहते हैं जिसमें विभिन्न भोज्य पदार्थ जो जिनके हमने समूह बनाए हुए, जैसे अनाज को एक समूह बनाया है, दालें हैं, दूध व दूध से बने पदार्थ हैं, सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों को हमने अलग से ग्रुप में रखा है, विटामिन ए रिच भरपूर फल, अन्य फल, अंडा मांस मछली और तेल युक्त बीज, ये सभी भोज्य समूहों में से कोई 5 से लेकर 8 समूह यदि दैनिक भोजन में समावेश हो तो हम उसे कहेंगे वो भोजन विविध है और उससे पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व शरीर को मिल रहे हैं। तो आपने सब ने आ ध्यान रखना चाहिए कि जिया कि अभी मुक्ता जी ने बताया कि आपनी थाली में अगर सब चीज़ें हैं तो भी की मात्रा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। जिया कि आपने अनाज ज़्यादा ना लेकर अपनी सब्जी और दाल में बढ़ावो करना चाहिए या दही दूध में बढ़ोतरी करनी चाहिए, तो इससे आप स्वस्थ रह सका। जब महिलावा की बात आए तो महिलावा अपने एक परिवार की धुरी हो सके और ई बार आ भी क्यों जा रहा है कि मातृ और शिशु मृत्यु दर जो है वो ई के जरिए आप कम कर सका। अगर जो महिला है वो सही पोषित रहेगी, गर्भावस्था धारण करवा से पहले भी को ध्यान रखना है और बाद में भी, तो ऐसी कौन कौन सी सुविधावां आ माह के तहत अपनी महिलावा ने मिल रही हैं, बी के बारे में भी जानकारी चाहवा। जी, जैसे कि 8वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है, इसके साथ ही स्वस्थ नारी सशक्त परिवार ये अभियान भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। यह 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। तो इसमें जैसे कि हम समझ सकते हैं अगर एक नारी स्वस्थ है तो वो नींव बनती है एक सशक्त परिवार की और साथ ही एक सशक्त समाज की। तो एक नारी पे बहुत जिम्मेदारी होती है परिवार की, तो वो उन जिम्मेदारियों को अच्छा निभा सकती है जब तक वो खुद स्वस्थ है। तो इस अभियान के तहत पूरे देश भर में
स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं जहाँ पे विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं दी जा रही हैं। जैसे कि सबसे ज़रूरी है कि जांच, जैसे कि हम बोल सकते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप पहले ही समय से अगर जांच हो जाए, कोई बीमारी है या कुछ कमी है, तो उसकी समय पर अगर जांच हो जाए तो उससे वो बीमारी बढ़ती नहीं है और समय पे ही उसका इलाज किया जा सकता है। तो इन शिविर में कई बीमारियां जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, टीबी, इनकी जांच की जाती है। एक हम देखते हैं कि अनीमिया बहुत व्यापक बीमारी है। अनीमिया किशोरी बालिकाओं में, महिलाओं में बहुत ज़्यादा है। लगभग 50% जो महिलाएं हैं उनमें अनीमिया पाया जाता है। जी जी। तो एक अनीमिक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो बहुत अधिक उसका चांस होता है कि वो बच्चा भी अनीमिक हो। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि जब एक लड़की किशोरी है, हम उसी समय से उसके अनीमिया को सही कर सके ताकि वो एक स्वस्थ माँ बन पाए और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाए। तो इन शिविरों में अनीमिया की भी जांच की जा रही है। फिर एक हम देखते हैं सिकल सेल डिजीज़, जिसमें जो खून होता है उसकी RBCs, रेड ब्लड सेल, सिकल शेप के हो जाते हैं। ये अक्सर आदिवासी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो सिकल सेल डिजीज़ की भी इन शिविरों में जांच की जा रही है। साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि इन शिविर में काफ़ी जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, जैसे कि स्त्री रोग विशेषज्ञ, ENT विशेषज्ञ, और साथ ही इसमें मानसिक चिकित्सक विशेषज्ञ भी हैं। तो इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि तनाव या स्ट्रेस जब महिलाएं लेती हैं तो उससे भी उनकी शारीरिक क्षमता जो है कम हो जाती है। अक्सर हम इस बारे में कम बात करते हैं, पर ये बहुत ज़रूरी है इस पर ध्यान रखना कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपको मानसिक स्वास्थ्य भी सही रहना चाहिए। तनाव मुक्त रहे महिला तो वो स्वस्थ रहती है, क्योंकि इसमें एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें होती तो शारीरिक बीमारी है पर उसका जो कारण होता है वो मानसिक होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक महिला शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रहे तो वो एक सशक्त परिवार की नींव बनती है। मेघा जी, जहाँ थे बताया कि मानसिक रूप से अगर आप परेशान हैं तो आपने जो भी खाए हुए भोजन है वो भी आपने नहीं लगे, क्योंकि कहो जावे डॉक्टरी भाषा में अगर आप बात करें, अगर आप खुश रहकर कोई भी चीज़ खावा तो एक आपने जो हार्मोन रिलीज हुआ है वो खुशी को, तो आपको खानों भी अच्छे से पचा देवे है और आप स्वस्थ भी रह सको। इसलिए महिलाओं ने आ चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई शरीर को ध्यान रखते रखते आप चिंता से भी आपने मुक्त होना ज़रूरी है, और ई के लिए आपने सरकार प्रयास करी है और सभी अपना आसपास का जितना भी अस्पताल है वी पे इया की सुविधावां भी दी जा रही है। आपने बीच में बात करी किशोरी बालिकाओं की, जिनमें कि अनीमिया की परेशानी आजकल देख पाने मिल रही है। तो अनीमिया की परेशानी आप खून की कमी ने बोल सका, तो ऐसी चीज़ें आपने के खानी चाहिए जिससे आपनो खून बढ़ सके है। जैसा कि मेघा जी ने बताया कि एनीमिया किशोरी बालिकाओं में सभी प्रकार की जो प्रजनन योग्य महिलाएं हैं उनमें और गर्भवती माताओं में बहुत ज़्यादा है। तो एनीमिया से बचाव के लिए हम 4 उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी मानते हैं कि हम आहार में इस तरह से परिवर्तन करें जिसमें आयरन, प्रोटीन और विटामिन C युक्त आहार ज़्यादा मात्रा में भोजन में शामिल करें। अब आयरन किस किस में है, जैसे अनाज में बाजरा हुआ या अन्य मिलेट्स हुआ, साबुत गेहूं का दलिया हुआ, इनमें ज़्यादा आयरन है। दालें, सभी दालों में आयरन है। अगर दालों को अंकुरित करके खाएंगे तो वो आयरन शरीर में ज़्यादा उपलब्ध होगा। अंडा, मांस, मछली में बेहतर आयरन होता है जो कि हमारे शरीर में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, उसका अवशोषण बहुत अच्छा होता है। तो जो मांसाहारी व्यक्ति हैं वो, मांसाहारी महिलाएं अंडा, मांस, मछली को दैनिक रूप से प्रयोग में ले सकती हैं। सब्जियों में हरी पत्तेदार सब्जी जैसे पालक हुआ, मेथी, सरसों, चौलाई, गाजर, मूली के पत्ते, सहजन के पत्ते, चने का जो साग होता है ऊपर का, धनिया, पुदीना, ये सभी पत्तेदार सब्जियों में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। तो इनका समावेश हमारे दैनिक भोजन में, किसी भी भोजन में एक बार होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो चटनी के रूप में खाइए या एक कटोरी सब्जी के रूप में खाइए या दालों और सब्जियों के साथ मिलाकर भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। फल जैसे कि खजूर हुआ, अनानास, अनार,
इनमें भी आयरन है और हमें दैनिक भोजन में फल का समावेश ज़रूर करना चाहिए। तेल युक्त बीज में तिल में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा गुड़ में आयरन होता है, तो ये चीज़ें हमें ज़रूर खानी चाहिए। हीमोग्लोबिन की कमी होती है तब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हम कहते हैं, तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में आयरन के साथ साथ प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है। तो अंडा, मांस, मछली, दूध व दूध से बने पदार्थ, सभी प्रकार की दालें, सोयाबीन, तेल युक्त बीज, इन सभी में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, तो इन्हें खाने से हमारी प्रोटीन की आवश्यकता पूरी होती है। और विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थ जैसे कि नींबू, आंवला, संतरा, अमरूद और अन्य खट्टे फल, ये यदि हम आयरन रिच फूड के साथ खाएंगे तो आयरन का अवशोषण बढ़ जाता है। तो जिस प्रकार जैसे हमने अंकुरित चना बनाया या अंकुरित मूंग बनाया, तो उसके ऊपर नींबू निचोड़ के और अगर उसको खाएंगे तो स्वाद भी बढ़ेगा और वो आयरन की उपलब्धता भी शरीर में बढ़ जाएगी। और दूसरी बात ये ध्यान रखने की, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो आयरन के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं, फाइटेट्स हैं, ऑक्जिलेट्स हैं, ये चाय में, कॉफ़ी में बहुत मात्रा में होते हैं। तो मुख्य आहार और आयरन युक्त जो भोज्य पदार्थ खाते हैं उसके 1 घंटा पूर्व और 1 घंटा बाद के अंतराल के बीच में चाय और कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए, ताकि जो आयरन हम खा रहे हैं उसका अवशोषण पूर्ण हो। तो ये बात तो हुई कि क्या हम खाएं। दूसरा, सरकार एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत IFA की गोलियां किशोरी बालिकाओं को, गर्भवती माताओं को, प्रजनन योग्य माताओं को, दूध पिलाने वाली माताओं को और बच्चों को मुफ्त में वितरित करती। किशोरी बालिकाओं को सप्ताह में 1 नीली गोली दी जाती है, जो स्कूलों में और आंगनवाड़ी केंद्र पे उपलब्ध होती है। गर्भवती माताओं को और प्रजनन योग्य महिलाओं को लाल रंग की गोली IFA की दी जाती है। गर्भवती माताओं को चौथे माह जो गर्भावस्था के से लेकर 180 दिन तक 1 गोली रोज खानी चाहिए, जबकि प्रजनन योग्य जो महिलाएं हैं उनको सप्ताह में 1 बार लाल गोली का सेवन करना चाहिए। और जो छोटे बच्चे हैं स्कूल जाने योग्य 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, उनके लिए गुलाबी रंग की गोली है और उनसे भी जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आयरन सिरप है। तो इस प्रकार ये जो हम इसको कहते हैं आयरन पूरक, आयरन फॉलिक एसिड पूरक, ये लेने से हम एनीमिया को बचा सकते हैं। तीसरा ये है कि जब हम सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, जैसे गंदे हाथ से पानी पीना या खाना खाना, अस्वच्छ पानी या अस्वच्छ भोजन या नंगे पैर चलना, क्योंकि खुले में शौच या अन्य पशु भी डेफिकेट करते हैं, तो खुले में शौच जाने से ये इन सब से मच्छर मक्खी पैदा हो गए हैं और आपने शरीर में गंदगी जा सके है। आप जैसे खुला की बात कर ले या फिर आपने जो साफ़ सफाई की बात जी की अभी मुक्ता जी ने बताई है कि बी को भी आप अगर आप पूरा ध्यान रखा तो आप स्वस्थ रह सका। इसमें क्या होता है कि जो गंदगी से कृमि संक्रमण हो जाता है, पेट में कीड़े पड़ना, तो जब कृमि संक्रमण होता है तो वो हमारे भोजन में उपस्थित पोषक तत्व से अपना पोषण करता है, तो हमारे शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। तो कृमि संक्रमण को दूर करने के लिए डीवर्मिंग करना ज़रूरी है, और ये डीवर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल की गोली आंगनवाड़ी केंद्र पर मुफ्त रूप में उपलब्ध रहती है, और ये गर्भवती माताओं को, किशोरी बालिकाओं को जो कि स्कूल में भी मिल जाती है, ये गोली 6 माह में 1 बार लेना ज़रूरी है, ताकि हम आयरन की कमी को दूर कर सकें और एनीमिया को कम कर सकें। चौथा जो चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो आयरन फोर्टिफाइड फूड बाज़ार में उपलब्ध है, यदि आयरन फोर्टिफाइड आटा है या और भी किसी भोज्य पदार्थ में आयरन फोर्टिफिकेशन हुआ है और उसके ऊपर Fe+ लिखा रहता है जो पैकेट के ऊपर, तो ऐसे भोज्य पदार्थों का भोजन में समावेश करने से भी हम एनीमिया से बच सकते हैं। कि मतलब मुक्ता जी ने बहुत सही तरीका से बता दियो कि आपने काई चीज़ खाबा से काई फ़ायदो हो सके। अगर आयरन बढ़ाना है तो बी के साथ आपने प्रोटीन की मात्रा भी बराबर लेनी पड़ेगी। मेघा जी, जी कि अभी मुक्ता जी ने बताया कि आपने यह चीज़ मिले है, यानी IFA की गोलियां भी आपने मिल रही हैं, एल्बेंडाजोल भी आपने सरकार की तरफ से मिल रही है, लेकिन फिर भी महिलावां
आपने जो कमी है बीने दूर करवा के लिए दवाई से परहेज करे हैं। कहो जावे कि भैया आप तो गांव का लोग हैं तो दूध दही मक्खन अच्छे से खा लिया, घी खा लिया तो आपनो पेट सही भर जाए और पोषण भी आपने मिल जाए। और हर वर्ष आप पोषण माह भी चलावा, तो बार बार एक ही चीज़ समझावा की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ऐसी कहीं परेशानी है कि महिलावा अभी भी नहीं समझी? जी, जैसा कि हम देखते हैं समस्या बहुत समय से होती है, बहुत लंबी समस्या होती है, तो उसको दूर करने में भी बहुत समय लगता है। और जैसा कि हमारा पोषण माह के द्वारा जोर दिया जाता है व्यवहार परिवर्तन में, इसका एक व्यवहार परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। तो उसको एक ये फॉलो करता है नज थ्योरी, जिसमें हम बार बार एक ही चीज़ बताते हैं, सेम मैसेज है, पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर उसको बार बार दोहराया जाता है ताकि महिलाएं, बच्चे ये चीज़ समझे कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता होता है कि ये अच्छा है हमारे लिए, ये पौष्टिक है, उसके बाद भी हम उन जो प्रथाओं को नहीं फॉलो कर पाते हैं, हम लोग उसको नहीं अपने जो अपना व्यवहार में नहीं लेकर आ रहे हैं, दैनिक व्यवहार में नहीं ला पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए पोषण माह को जन आंदोलन के रूप में मनाया जाता है ताकि हम बार बार सेम संदेश दे सके। और उसी तरह एक पोषण पखवाड़ा भी हम बीच में मार्च अप्रैल में 15 दिन का पखवाड़ा भी मनाते हैं, उसमें भी यही है कि व्यापक रूप से जन आंदोलन के रूप में इसको मनाया जाता है। तो हमारा संदेश यही दिया जाता है महिलाओं को कि वो अपने पोषण का ध्यान दे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दे, ताकि वो जो एक बच्चे को जन्म दे वो भी स्वस्थ हो रहे। और जो जैसे कि मुक्ता जी ने बताया कि हम ये दवाइयाँ देते हैं, IFA टैबलेट्स किशोरी बालिका और महिलाओं को देते हैं, पर वो कई बार इनको नहीं खाती हैं क्योंकि जैसे कि उसके जो ये दवाई खाने के बाद जो उसके सिम्टम्स होते हैं वो उनको नहीं समझ करते हैं, नहीं समझ में आते हैं, तो वो उस चक्कर में एक दो गोली खाकर ही उसको छोड़ देते हैं। तो उनको ये हमारे जो है हमारे द्वारा उनको ये समझाया जाता है कि आप इसको कंटिन्यू करें क्योंकि ये आपके शरीर के लिए, आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह हम उनको समझाते हैं कि आप इस गोली को खाइए। कोई भी चीज़ अगर व्यवहार में लानी हो तो लंबे समय तक आपने धीरे धीरे वो करनी चाहिए। वही आपने कहो मेघा जी कि आप जो कर रहे हैं काम वो बार बार इले ही समझाइश की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी आप अपने आप में समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके स्वास्थ्य के लिए कई चीज़ें। हर महिला ने पता है कि भाई संपूर्ण पोषण मैंने लेना है तो मैंने, लेकिन फिर भी आज आपने अगर आप लोगों की या मेरी ही बात की जाए तो आप ये सोचा कि घर परिवार वाला जीम लें, बी के बाद आप भोजन लेवा। तो आज छोटी छोटी सी गलतियाँ जो आप कर रहे हैं वो आपने नहीं करनी है। व्यवहार परिवर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बी से ही आप अपना भविष्य सुधार सके हैं। जी कि पोषण की बात करी तो सबकी नज़र में आवे है कि जो व्यक्ति मोटो है वो स्वस्थ है, तो इमें कितनों मिथ है? देखिए, मोटापा स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। मोटापा मतलब जो शरीर का वज़न सामान्य से ज़्यादा है, और शरीर का वज़न ज़्यादा इसका मतलब शरीर में वसा की मात्रा ज़्यादा है, जो स्वास्थ्य का निशानी नहीं। तो मोटे व्यक्ति को और दूसरी तरह से डिफाइन करने के लिए हम ये भी कहते हैं कि जिनका BMI बॉडी मास इंडेक्स यदि 23.5 से ज़्यादा है तो भी हम उनको मोटे की कैटेगरी में शामिल करते हैं। और इसलिए इसको ठीक करने के लिए अभी ये जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के अंदर भी जो एक थीम है कि हम ये जागरूकता लाएं कि हमारे भोजन में हम तेल, घी, चीनी और नमक का सेवन कम करें, कम से कम उसको 10% कम करें। और ये कैसे कर सकते हैं कि हमारे भोजन को बनाने की जो विधियां हैं उसमें हम उबालना, भाप में पकाना, सिमरिंग करना, भूनना, जिनमें कि घी तेल काम में नहीं आता है, ऐसी विधियों को ज़्यादा प्रयोग में लें बजाय उसके कि तलना। क्योंकि जब हम तलेंगे या बहुत सारे घी तेल में सब्ज़ी को भूनेंगे तो उसमें ज़्यादा तेल और घी का उपयोग होता है। इसके अलावा जो हम दैनिक भोजन खाते हैं, चाहे वो नाश्ते में हमने पोहा, उपमा, चना, चीला कुछ भी बनाया, खाने में हम दाल सब्ज़ी बनाते हैं, चाहे वो दोपहर का खाना हो शाम का, तो उसको पकाने के लिए हमें थोड़ी मात्रा में तेलों की चाहिए होता है। लेकिन अब इसी में हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो कोई भी भोज्य पदार्थ तलने के लिए या तला हुआ भोज्य पदार्थ खाने के लिए
वो वसा ज़्यादा हो जाती है। तो तले हुए भोज्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए या उनका उपयोग न के बराबर करें। इसी तरह चीनी व गुड़, ये भी प्योर कार्बोहाइड्रेट है, ऊर्जा है, तो इनका उपयोग भी कम करें। और इसलिए चीनी की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं दी गई है हमारे जो ICMR की जो रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है उसमें। तो चीनी सिर्फ हम भोज्य पदार्थ को स्वादिष्ट बनाने के लिए करते हैं, तो कम से कम चीनी और गुड़ का इस्तेमाल करें। और इसीलिए सभी प्रकार की मिठाइयाँ, कन्फेक्शनरी, बेकरी आइटम्स, इन सब को बहुत ही कम मात्रा में खाएं। और इसी तरह नमक, क्योंकि हाइपरटेंशन भी अभी बहुत बढ़ रहा है, तो नमक की मात्रा उतनी ही खाएं जितना हमें स्वाद के लिए चाहिए, सब्ज़ी को नमक युक्त बनाने के लिए। और इसके अलावा पापड़, अचार, बहुत प्रकार की जो चटनियाँ होती हैं जिसमें बहुत नमक होता है, और डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ, परिरक्षित भोज्य पदार्थ, इन सब में नमक ज़्यादा होता है। यहाँ तक कि बेकरी आइटम में भी जो बेकिंग पाउडर डालते हैं उसमें भी सोडियम होता है। तो ये भोज्य पदार्थ को बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए। एक मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहूँगी, जब आप मेघा जी से पूछ रहे थे कि दवाएं खाने से परहेज करते हैं या पूरक खाने से परहेज करते हैं, और क्या हम जो भोजन खा रहे हैं उससे हम क्यों नहीं स्वस्थ रह पा रहे हैं। तो आज जो जनमानस है उनकी परिभाषा में खाना मतलब भूख शांत करना, मुख्य उद्देश्य भोजन करने का भूख शांत करना, पेट भरना। तो पेट भरने के लिए वो अनाज आधारित भोजन है, जैसे कि रोटी खा ली, चावल खा लिया, रोटी गेहूं की, बाजरे की, मक्का की, किसी की भी खा ले, और साथ में अकम्पनीमेंट के रूप में दाल या सब्जी, या कई बार तो सिर्फ चटनी और प्याज से भी खा लेते हैं। और सुबह दाल बनी तो शाम को सब्जी बन जाएगी, या कई बार सप्ताह में एक ही बार दाल बनती है। तो आपने इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि जो मात्रा है वो सही लेवा, कि मतलब ऐसे नहीं कि आपने एक टाइम तो सब्जी खा लिया, दूसरे टाइम आप रोटी चटनी ही खा रहे हैं, तो वो आपका स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सके है। मेघा जी, आप संयुक्त परियोजना समन्वयक ICDS से आया और इतनी चोखी जानकारी कि आप जो पोषण माह मना रहे हैं भी को उद्देश्य का ही है, और मुक्ता जी थे जो कि पोषण के बारे में जानकारी दी था, उन्होंने धन्यवाद देना चाहा। और आज मैं चाला फिर मिलांगा एक नई जानकारी के साथ, और यही प्रण से विदा लेवा कि हर घर में पोषण सप्ताह या माह मनाया जाए और अपना पोषण को ध्यान आपा स्वयं रखा। राम राम सा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो DAP से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो DAP से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो DAP से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो DAP से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो DAP से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो DAP से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो DAP से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो DAP से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो DAP से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो DAP से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।